आज फिर से खाली हाथ आ गए आप। अरे, घर में सारा राशन खत्म हो रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, घर का किराया भी देना है, कितने सारे खर्चे करने बाकी हैं। लेकिन आप हैं कि दूसरा कोई काम करना ही नहीं है आपको। पता नहीं और आपको कितने साल ऐसे लकड़ियां काट काट कर गुजारा करना पड़ेगा। अरे, अब नहीं मिलती ज्यादा लकड़ियाँ तो क्या करूँ? और मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें पता है। लकड़ियाँ काटना हमारा खानदानी काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मैं तंग आ गई हूँ इस गरीबी से। तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है कि गांव के बाहर जंगल में कई पेड़ हैं। मैं कल से वहां जाकर लकड़ियां तोड़कर फिर उन्हें बेचकर घर आऊंगा। देखता हूँ थोड़े पैसे मिल जाएं तो। अगली सुबह रामकिशन लकड़ियां तोड़ने अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाने लगा। अनीता, कुछ खाने को दे दो, साथ लेकर जाता हूँ। जंगल के बीच पता नहीं कितना समय लगेगा। जी, सब्जी तो नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी है, वही ले जाइए। रामकिशन जंगल में आ गया। वह आकर, अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मुझे पहले ही यहाँ आना चाहिए था। अगर पहले आ जाता तो ज्यादा लकड़ियाँ काट कर ज्यादा पैसे कमाता। अनीता की शिकायत भी थोड़ी कम हो जाती। चलो कोई नहीं, पहले नहीं तो अभी ही सही। चलो काम पर लग जाओ रामकिशन। रामकिशन लकड़ियां तोड़ने लगा। बहुत देर लकड़ियां तोड़ने के बाद वो थक गया और बैठ गया। उसने अपनी साथ लाई हुई रोटी खाई और पानी पी लिया। फिर तोड़ी हुई लकड़ियों की 2 गड्डियां बनाई और उन्हें सर पर उठाकर ले जाने लगा। गांव में आकर, लकड़ियाँ ले लो, सूखी हुई लकड़ियाँ ले लो। अरे भाई, लकड़ियाँ ले लो। कोई भी रामकिशन की लकड़ियां नहीं खरीद रहा था। रामकिशन आगे जाने लगा। वो बहुत थक गया था। उसे लग रहा था कि अब इतनी सारी लकड़ियां उसे घर ले जाने पड़ेंगी। तभी, अरे ओ लकड़ी वाले, जरा रुको तो। जी मालिक, आपको लकड़ी चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो, लेकिन दाम कितना है एक गड्डी का? जी 50 रुपए। क्या, एक गड्डी का 50 रुपए? ये तो बहुत महंगा है। मालिक, अगर दोनों गड्डियां एक साथ ले लो तो मैं 80 रुपए में दे दूंगा। इतनी महंगी लकड़ी? ये लकड़ी तुम अपने घर में तो नहीं बनाते, ऐसे ही कहीं से तोड़ कर लाते हो? फिर इतने ज्यादा दाम क्यों रखते हो? 60 रुपए में देते हो तो ले लेता हूँ दोनों गड्डियाँ। मालिक, लकड़ी तो ऐसे ही लाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए मेहनत भी तो लगती है। कितनी दूर जंगल में जाना पड़ता है, सूखा पेड़ ढूंढना पड़ता है, फिर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी गड्डियां बनानी पड़ती हैं। अब इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। चलो, ये बात भी ठीक है। ना तुम्हारा ना मेरा। तुम ये दोनों गड्डियां मुझे 70 रुपए में दे दो। देखो, वहीं थोड़ी दूर पर मेरा एक ढाबा है। मुझे चूल्हा जलाने के लिए रोज बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम मुझे कम दाम में लकड़ी दे दोगे तो मैं तुमसे ही खरीदूंगा। और चलो, ढाबे पे जो बचा हुआ खाना होगा उसमें से भी थोड़ा तुम्हें दे दूंगा। अब तो ठीक है? ठीक है मालिक, आप 70 रुपए में ले लीजिए ये सब लकड़ियाँ। मैं कल भी आपके ढाबे पर पहुँचा दूंगा। सूखी राम को लकड़ी बेचकर उसके ढाबे से थोड़ा खाना लेकर रामकिशन घर आ गया। ये क्या लेकर आए हैं? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है आज बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक ग्राहक मिला है जिसे रोज लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। ये लो, उसी ने ये खाना दिया है और ये 70 रुपए 2 गड्डियों के। क्या 2 गड्डियों से सिर्फ 70 रुपए? आप तो एक गड्डी 50 रुपए में बेचते हो। 30 रुपए का घाटा। अरे वो छोड़ो, ये देखो कि रोज के लिए एक ग्राहक मिल गया। हाँ, पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन ठीक है, उसके बदले में खाना भी तो दे रहा है ना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब रामकिशन लकड़ी तोड़ रहा था, तब उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और चींटियों के बाम्बी पर गिर गई। उस बाम्बी से कड़कड़ ऐसी आवाज आई। अरे ये क्या? लगता है चींटियों की बनाई हुई ये बाम्बी टूट गई। अब चींटियां बाहर आएंगी और मुझे काटने लगेंगी। चलो, अभी जाता हूँ यहाँ से। रामकिशन जा ही रहा था कि उसे पीछे से आवाज आई। रुको मूर्ख!
रामकिशन ने मुड़ कर देखा तो उसके सामने पूरे शरीर पर मिट्टी लगे हुए एक ऋषि खड़े थे। मूर्ख, तूने मेरी बरसों की आराधना को तोड़ दिया है। मुझे माफ कर देना ऋषिवर, मेरे हाथ से ये गलती से कुल्हाड़ी छूट गई और इस छत्ते पर जाकर गिरी। मुझे लगा कि अब ये चींटियां बाहर आकर मुझे काट लेंगी, इसीलिए मैं भाग रहा था। तुझे क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी के अभी एक कौवा बन जाए। नहीं नहीं ऋषिवर, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मेरे घर पर मेरी बीवी बच्चे हैं, अगर मैं कौवा बन गया तो उनका क्या होगा? क्रोध में आकर मेरे मुख से तुम्हारे लिए ये श्राप निकल गया। अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें उसका निवारण बता सकता हूँ। जब भी किसी पुण्य आत्मा के हाथ से तुम खाना खाओगे, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। लेकिन ऋषिवर, आप भी तो पुण्य आत्मा हैं। मैं एक ऋषि हूँ। तुम्हें एक ऐसा पुण्य आत्मा ढूंढना है जो बिना किसी स्वार्थ के छोटे से छोटे जीव के प्रति जीव दया रखे। ऋषि के श्राप की वजह से रामकिशन कौवा बन गया। कौवा बनते ही रामकिशन हवा में उड़ने लगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मुझे कहाँ मिलेगी ऐसी पुण्य आत्मा? रामकिशन उड़ते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग काव काव ऐसे बोलकर कौवे को बुला रहे थे। उनके सामने खाने की चीजें रखी थी। अरे वाह, लगता है ये लोग कौवे को बुलाकर खाना खिला रहे हैं। चलो जाकर देखता हूँ, शायद इनमें से ही कोई वो पुण्य आत्मा हो। रामकिशन वहां आकर थाली में रखा हुआ खाना खाने लगा। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो खुद मुझे बुलाया था। वैसे तो लोग कौवे को देखकर उड़ा देते हैं। मैंने तो यहाँ खाना खा लिया, लेकिन फिर भी मैं कौवा ही बना हूँ। चलो कहीं और जाकर देखना पड़ेगा। रामकिशन वहां से उड़कर आगे जाने लगा। आगे जाकर रामकिशन सूखी राम के ढाबे के पास चला गया। अरे मैं कितना बुद्धू हूँ। सुखी राम तो रोज मेरे और मेरे परिवार के लिए खाना देता है, तो उससे बड़ी पुण्य आत्मा तो कोई और हो ही नहीं सकता। देखता हूँ कि कब सुखी राम बाहर आकर खाना डालता है। उसके हाथों का खाना खाकर तो मैं तुरंत ही फिर से इंसान बन जाऊंगा। रामकिशन वहीं एक पेड़ के टहनी पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद सूखी राम हाथ में कुछ थालियां लेकर आया और उसने उन थालियों को बाहर धोने के लिए रख दिया। सूखी राम के जाते ही रामकिशन ने वहां आकर थाली में बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन फिर भी वो वैसे के वैसे ही था। रामकिशन उड़ते उड़ते ऋषि के पास आया और ऋषिवर, आपने तो कहा था कि मुझे ऐसी पुण्य आत्मा ढूंढना है जो किसी भी जीव के प्रति जीव दया रखे। आज मुझे नदी के किनारे कुछ लोग दिखे जो कौवे को बुला बुलाकर खाना दे रहे थे। मैंने उनके पास जाकर उनकी थाली में से खाना खा लिया। फिर मैं सुखी राम के ढाबे पर गया। सुखी राम तो मुझे रोज खाना देता है। वो सारी थालियां पंछी, कुत्ते, बिल्लियों के लिए रख देता है। मैंने उसकी हाथ की थाली से भी खाना खा लिया, फिर भी मैं इंसान क्यों नहीं बना? बेटा, तुम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो, उन दोनों के दिलों में स्वार्थ की भावना थी। पहले तुम नदी तट पर गए। वहां के लोग उनके किसी परिजन की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उसमें उनका स्वार्थ था कि उन्हें पितृदोष ना लगे। वहीं सुखी राम कुत्ते, बिल्ली और पंछियों को जो खाना छोड़ता है, वो बाकी लोगों की खाई हुई थाली में बचा हुआ होता है। अगर सुखी राम के मन में जीव दया होती तो वो उनके लिए अलग से थाली बनाकर रखता। इसीलिए वो दोनों भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकते। तुम्हें और खोज करनी होगी। ऋषि की बात समझकर रामकिशन फिर से पुण्य आत्मा की खोज में उड़ने लगा। गांव से बहुत दूर उसे एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया। झोपड़े के छत पर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि उस झोपड़े के आंगन में पानी और अनाज की छोटी छोटी कटोरियां रखी हुई थी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? यहाँ तो हमारे खाने के लाले पड़े हैं और आप ये रोज रोज पंछियों के लिए अनाज के दाने रख रहे हैं। घर में सिर्फ 4 मुट्ठी चावल थे, उसमें से आप 2 मुट्ठी इन कटोरियों में रख दिए। अब हम क्या खाएंगे? मुझे पता है कि घर में अनाज नहीं बचा है, लेकिन जब खुद का पेट भरा हुआ हो तब भूखे को खाना खिलाने में क्या मजा है। असली इंसानियत तो वो है
जब हम खुद आधे पेट रहें और भूखे का पेट भरने में मदद करें। लेकिन हम ही क्यों जी, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वो भी इन पक्षी और जानवरों के बारे में सोच सकते हैं। एक हमने ही ठेका नहीं ले रखा है। अगर हर कोई यही सोचे तो इस दुनिया में इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। एक बात बताओ, ये पंछी जानवर गांव और शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि हम इंसानों ने इनके रहने खाने की जगह छीन ली है। पहाड़ तोड़कर, जंगल काटकर, नदी तालाबों को पीछे हटाकर वहां पर सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें बना दी। पेड़ काटते समय किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इन पेड़ों पर पंछियों का बसेरा होगा। पेड़ों पर लगने वाले फलों से भूख मिटाते होंगे। सबको सिर्फ अपनी तरक्की चाहिए, फिर चाहे किसी का घर ही टूट जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। कुदरत ने जितना हक हमको दिया है यहाँ रहने का, उतना ही उन सभी जीवों को भी दिया है। हमारा क्या है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं और कितनी जिंदगी बाकी है। लेकिन जब तक जिंदा हैं, तब तक इन्हें खाना खिलाकर संतोष मिलेगा मुझे। ऐसा कहकर दादा अनाज खाते हुए पंछियों को प्यार से निहारने लगे। रामकिशन भी नीचे आकर उनके रखे हुए एक कटोरी से खाना खाने लगा। अनाज का एक दाना उसके मुंह में जाते ही रामकिशन पहले जैसा बन गया। उसे ऐसे अचानक देखकर, अरे ये क्या, कौन हो तुम और ऐसे अचानक कैसे प्रकट हो गए? आप सच में एक पुण्य आत्मा हैं। मैं आपको सब बताता हूँ। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैं असली रूप में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रामकिशन ने रिसीवर वाली सारी कहानी दादाजी को बताई। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। नहीं बाबा, आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितने उपकार किए हैं। आपके दिल में सच में बहुत जीव दया है। रामकिशन खुश होकर अपने घर आ गया। गांव में भूषण नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। भूषण इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और हर कोई उसकी बस तारीफ करता था। भूषण के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह भूषण खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक साधु का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है और अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे साधु जी, आप अंदर आइए और मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो बेटा। अच्छा साधु जी, यह खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर भूषण अपनी थाली उस साधु जी की तरफ बढ़ा देता है। साधु जी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद साधु जी भूषण को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो बेटा। इतना कहकर साधु जी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन भूषण को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक दाना भी नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब भूषण घर से निकलता है। तभी उसे गांव का मदनलाल देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी भूषण को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है। अब मदनलाल भूषण को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हाल चाल है मदन भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर मदनलाल भूषण से
अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है, लेकिन भूषण तो भूखा था। उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद मदनलाल भूषण से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भूषण भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे यह बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद भूषण थक जाता है और अब वह उधार लाला की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। भूषण नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी बिरजू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे बिरजू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों न मारूं मेरी पत्नी, मेरी मर्जी, तू कौन होता बीच में बोलने वाला? देख बिरजू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर यह सब देख रहे हैं, यह अच्छा है क्या? अरे भूषण बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर बिरजू फिर से अपनी पत्नी चमेली को मारने लगता है, लेकिन भूषण से यह सब देखा नहीं जाता और वह बिरजू का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया यार, इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत भूषण से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो। अरे क्या बात कही है तूने, यह बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, भूषण भाई गांव का सरपंच बनेंगे तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस सज्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ कहने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। भूषण हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग भूषण को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या भूषण की इतनी हिम्मत खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो भूषण ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना भूषण आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा भूषण हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग भूषण को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो भूषण को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन तो समय पर और अच्छा मिलेगा। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच सज्जन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच भूषण ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर भूषण से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया भूषण। बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला दे लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है कलावती काकी, अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ,
इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब भूषण को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद भूषण काफी दूर आ जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा। आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा, और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर यह सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच सज्जन सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें भूषण भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और भूषण का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है, जो भूषण के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों भूषण के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में भूषण आत्महत्या कर लिया है, और यह करीब एक सप्ताह पहले की बात है। क्या इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है? चलो अच्छा है। और मालिक, यह बात तो गांव वाले भी जानते हैं। न जाने उन तक यह बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। भूषण ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि भूषण ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि भूषण ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद भूषण सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख, जरा कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने भूषण है, मतलब भूषण का भूत। मालिक, ये भूषण का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। भूषण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर हो रहा था। वही रुक जा भूषण का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही यह सच गांव वालों के साथ सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब उसी वक्त गांव वाली सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह भूषण को गांव का सरपंच बनाते हैं और भूषण से माफी मांगते हैं कि वह सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था। अरे राम 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 राम, कितनी जोर की बारिश हो रही है। 2 दिनों से यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है अब जल्दी ही मेरी छत से पानी टपकने लगेगा। तभी उधर से एक शेर बारिश से परेशान होकर छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते उसी किसान की झोपड़ी के पीछे बने तबेले में घुस जाता है, जिस तबेले में उस किसान के कुछ गधे बंधे हुए थे। अंधेरा ज्यादा होने के कारण शेर गधों को देख नहीं पाता है और उन्हीं के बीच जाकर खड़ा हो जाता है।
यहाँ से तो किसी मनुष्य की आवाज आ रही है। चलो चुपचाप बैठा रहता हूँ, जैसे ही यह आदमी मेरे करीब आएगा मैं इसे खा लूंगा। हाय हाय हाय, यह बारिश कब रुकेगी? ऊपर से यह टपका भी आ गया। अब मैं क्या करूं? इस टपके से कैसे बचूं? इतना तो डर मुझे शेर और बाघ से भी नहीं लगता है, जितना डर मुझे इस टपके से लगता है। अरे यह टपका कौन है? मुझे लगता है यह टपका तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तो यह आदमी शेर और बाघ से ज्यादा इस टपके से डर रहा है। चलो जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो कहीं टपका ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ओहो, अब मैं इस टपका से कैसे बचूं? चलो जल्दी से मैं अपनी मौसी के घर चला जाता हूँ। अरे चल चल गधे की औलाद, यहाँ पर छिपा हुआ बैठा है। अरे चल जल्दी। अरे ये क्या, जिसका डर था वही हुआ। यह टपका तो मुझ पर हावी हो गया। कैसे बचूं? कैसे बचूं? इस टपका से मैं कैसे बचूं? हे भगवान मेरी सहायता करो, मुझे इस टपका से बचाओ। मैं आज के बाद किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, मैं मांसाहार छोड़ के शाकाहारी बन जाऊंगा। भगवान मेरी रक्षा करो। शेर को दौड़ते दौड़ते रात से सुबह हो जाती है। अरे देखो देखो, यह तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे हाँ, सच में ये तो शेर की सवारी कर रहा है। इसे तो डर भी नहीं लगता है। अरे उधर तो देखो जरा, यह आदमी कितना बहादुर है। यह आदमी शेर की सवारी कर रहा है। जिस शेर को देखकर हमारी धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, यह तो उसकी सवारी कर रहा है। ये गांव के लोग भी ना पागल हो गए हैं, जो इस गधे को शेर। अरे बाप रे, यह तो सच में एक शेर है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, शेर तो मुझे खा ही जाएगा। राम 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 राम, अब क्या होगा? इस शेर से कैसे बचूं? अरे यह तो एक बरगद का पेड़ है, यही अच्छा मौका है। जल्दी से इस बरगद की जड़ पकड़कर ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे शेर भैया, तुम इतनी जोर जोर से भागते हुए कहाँ जा रहे हो? आप तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। आप तो जंगल के राजा हो, आपको किसका भय है? टपका, वो टपका मेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे शेर भैया, जरा मुझे बताओ वो टपका है कहाँ? अरे भालू भैया, वो टपका मेरी पीठ से उतरकर उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया है। उसने मुझे रात भर खूब दौड़ाया है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया। चलो शेर भैया, मुझे उस टपके के पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं आखिर ये टपका है कौन। अरे नहीं भालू भाई, बड़ी मुश्किल से तो मेरी जान बची है। मैं अपनी जान फिर जोखिम में नहीं डालूंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा, ठीक है शेर भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी बरगद के पेड़ पर देखकर आता हूँ आखिर ये टपका है कौन। जाओ जाओ बच्चों, जब वो टपका तुम्हारे ऊपर हावी होगा तो पता चलेगा। अरे कहाँ है यह टपका जिसने राजा जी की हवा टाइट कर दी? चलो इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, शेर क्या अकेला कम था, जो ये भालू भी आ गया। मुझे लगता है कि आज मेरी मौत निश्चित है।
भालू पेड़ पर उल्टा होकर चढ़ने लगता है। तभी किसान और तेज से कांपने लगता है। कांपने की वजह से किसान के हाथ से छड़ी छूट जाती है और उल्टा होकर चढ़ रहे भालू के पिछवाड़े पर जा लगती है। भालू धड़ाम से जमीन पर गिरता है। मुझे लगता है अब शेर और भालू दोनों भाग गए हैं। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। सारे राज्य में यह बात फैल गई कि हरिया किसान बहुत ही बहादुर है और वह शेर की सवारी कर लेता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुँच गई। महाराज, क्यों न हम पड़ोस के गांव से हरिया किसान को बुलवा लेते हैं। वह बहुत ही बहादुर है। उसके बहादुरी के चर्चे तो पूरे राज्य में हैं। मुझे पूरा विश्वास है वह इस काम को जरूर कर सकता है। वह इस दुष्ट शेर को जरूर पकड़ लेगा। सैनिकों, हरिया किसान को आदर पूर्वक हमारे दरबार में पेश किया जाए। महाराज, आपने हमें याद किया। बताइए क्या बात है। मालिक, हमसे कोई भूल हो गई क्या मालिक? नहीं नहीं हरिया, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। यह कुछ लोग पड़ोस के गांव से आए हैं। इनका कहना है कि इनके गांव में कोई दुष्ट शेर आ गया है जो इनके पशुओं को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। हमने तुम्हारी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने हैं। तुम बहुत ही बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें उस शेर को पकड़ने की ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। अरे बाप रे बाप, उस बार तो मैं शेर के हाथों बच गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं बचूंगा। अगर मैंने महाराज को सच सच बता दिया तो झूठ बोलने के जुर्म में मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अरे हरिया, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं शेर को कैसे पकड़ूं। ये लो हरिया, कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगी। क्या करूं, कैसे पकड़ूं उस शेर को? ये महाराज ने भी मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मिल गया। फिर हरिया बाजार से एक रस्सी और एक जाल तथा एक बकरी खरीद कर लाता है। चलो जल्दी से, मैं यहाँ पर एक गड्ढा खोद देता हूँ। गड्ढा तो खोद दिया। चलो अब जल्दी से इस बकरी को रस्सी से बांध देता हूँ। हरिया ने बकरी को रस्सी से बांधकर गड्ढे में खड़ा कर दिया और जाल को लेकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब बकरी को भूख लगती है तो वह चिल्लाने लगती है। अरे, यह तो बकरी के चिल्लाने की आवाज है, लेकिन यह आवाज आ कहां से रही है? आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है यह आवाज उस पेड़ के पास से आ रही है। चलो चलकर देखता हूँ। अरे वाह, आज तो शिकार मेरे पास खुद चलकर आ गया। शेर तुरंत ही बिना देर किए हुए गड्ढे में छलांग लगा देता है। तभी किसान तुरंत ही बकरी को ऊपर खींच लेता है और जाल को गड्ढे के ऊपर गिरा देता है। शेर गड्ढे में ही फंस जाता है। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं।